Hi everyone, welcome to my channel Polpath and this is Pratma Singh. गाइस, आज हम अमेरिकी व्यवस्थापिका की बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या होता है। व्यवस्थापिका का अगर हम मेन कार्य देखें तो कानून निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये अमेरिकी संसद है। जैसे भारत में संसद है वैसे वहाँ पर कांग्रेस है। कांग्रेस वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जैसे अपने यहाँ एक कांग्रेस क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा नहीं है। ये जो है अमेरिकी संसद है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। कांग्रेस में दो सदन होते हैं, उच्च सदन एवं निम्न सदन। उच्च सदन सीनेट है और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा है। इसके पहले वीडियो में मैंने व्यवस्थापिका की संरचना, कार्य एवं शक्तियाँ एज अ होल बताई थी, जिसमें कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों की एज अ होल शक्तियाँ और कार्य हमने लिए थे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम जो है मेनली सीनेट के कार्य एवं शक्तियाँ देखेंगे। बाकी चीज़ें जो है संरचना वगैरह ये सब चीज़ें हमने पहले की वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो देख लीजिए, वहाँ से आपका स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम सीनेट के कार्य एवं शक्तियाँ देखेंगे, जो कि व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन भी है, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। आपको पता हो कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और संघात्मक शासन प्रणाली में इकाइयों यानी कि राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में द्वितीय सदन की भूमिका है। यानी कि जो राज्य, ये इकाइयाँ हैं हमारे, ये अमेरिका के जो राज्य हैं, इन राज्यों को द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। आज की तिथि में देखें अगर हम, आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में अमेरिका में 50 राज्य हैं, और इसमें जो है समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, अर्थात कि सभी राज्य से 2-2 सदस्य चुनकर सीनेट में भेजे जाते हैं। मैटर नहीं करता है कि राज्य बड़ा है या छोटा है, जनसंख्या के आकार से बड़ा है या क्षेत्रफल के आकार से बड़ा है या छोटा है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा राज्य हो, जैसे कि कैलिफोर्निया, या फिर कितना भी छोटा दूसरे राज्य है, अलास्का वगैरह, मैटर नहीं करता है। हर राज्य से 2-2 सदस्य चुन करके सीनेट में पहुंचते हैं। सीनेट का जो है पहले क्या होता था कि इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था पहले, और जो राज्य विधानमंडलें होती थी ये जो है सदस्यों को चुन करके भेजती थी। जब राज्य विधानमंडलें जो है जब सीनेटर को चुन करके भेजती थी सीनेट में, तो उसमें बहुत सारी खामियां थीं। उन खामियों को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 17वां संशोधन जो है, संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि अब जो है सीनेटर वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, यानी कि जनता उनको प्रत्यक्ष रूप से चुन करके सीनेट में भेजेगी। तो ये जो है प्रावधान 17वें संविधान संशोधन के संशोधन में 17वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें किया गया। सीनेट के सदस्यों की अगर हम योग्यताओं की बात करते हैं तो इसमें कुछ योग्यताएं हैं कि वह 30 वर्ष क्या है, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, यानी कि 30 वर्ष से कम ना हो, ज़्यादा हो, 30 वर्ष से कम ना हो, नहीं होना चाहिए, और वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है। तो ये भी है कि जिस राज्य का प्रतिनिधि बन करके वो सीनेट में पहुंच रहा है तो वहाँ का निवासी हो, ऐसा नहीं कि निवासी किसी और राज्य का है और वहाँ से वो सीनेट में प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरा क्या है कि अमेरिका के किसी भी विभाग में पदाधिकारी ना हो, कोई पदाधिकारी ना हो, यानी कि लाभ के पद पर ना हो, जो कि अपने इंडिया में भी ये प्रावधान किया गया है। और क्या है कि वह कम से कम 9 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी हो, यानी कि ऐसा नहीं कि वहाँ पर पैदा हुआ और किसी मतलब कंट्री से बाहर जाकर के, संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर जाकर के रह रहा है और आया, और बाहर से आया और कुछ ही महीनों या साल में वो चुनाव के लिए खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 9 वर्ष जो है वहाँ का नागरिक होने के बाद भी, यदि वो वहाँ पर 9 वर्षों से रह रहा है तभी चुनाव में खड़ा हो सकता है, अदरवाइज वो वहाँ का निवासी है तब भी वो खड़ा नहीं हो सकता है। कम से कम 9 वर्ष यहाँ पर जो है रखी गई है। 9 वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी यानी कि रह रहा हो।
तो ये कुछ इनकी योग्यताएं हैं सीनेट की, जो सदस्य हैं इनकी। और अमेरिकी सीनेट का कार्यकाल अगर हम इसकी बात करते हैं तो अमेरिकी सीनेट एक स्थायी सदन है। ये स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है वैसे ही वहाँ ये जो है सीनेट है। इसके सदस्य क्या है, 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और प्रत्येक जो है 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, जिसके स्थान पर नवीन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो ये सब इनकी जो है कार्यकाल है। कार्यकाल इनका टोटल 6 वर्ष का होता है, लेकिन जो मतलब ये हर जो है 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। ऐसे हमारे राज्यसभा में भी यही सिस्टम है कार्यकाल का, तो और अमेरिका में भी यही सिस्टम है। सीनेट की अधिवेशन की अगर हम बात करें तो अमेरिकी संविधान में 20वें संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सदन के साथ शुरू होता है और दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक कि वे अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव न पास कर दें। और यदि दोनों सदनों में स्थगन की तिथि के बारे में कोई मतभेद होता है, कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाता है स्थगन की समय या तिथि को लेकर के, तो क्या होता है, उस दशा में राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा स्थगन की तिथि निश्चित कर दी जाती है अगर वहाँ पर स्थगन की तिथि पर कोई जो है मतभेद होता है। तो आगे देखते हैं फिलिबस्टर। फिलिबस्टर क्या है, ये एक वहाँ की जो है प्रणाली है, या कह सकते हैं आपकी एक प्रकार की वहाँ की ये कस्टम है। ये क्या है, सीनेट जो है, सीनेट की कार्यवाही की एक ये विशेष व्यवस्था है और इसको जो है विचारक हैं जो एक दोस्त के रूप में देखते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि ये विशेष जो है विशेषाधिकार है सीनेटर का, लेकिन जो विचारक होते हैं इसको एक दोस्त के रूप में देखते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, सीनेट के सदस्यों को सदन में मनमाने समय तक बोलते रहने की आज़ादी प्राप्त हो जाती है और इस तरह वो गलत उपयोग भी करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि पूरा एक ग्रुप बना, कुछ लोग मिलकर के ग्रुप बना लेते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है इस विधेयक को जो है इस प्रस्ताव को पारित नहीं होने देना है। तो वो लंबे लंबे भाषण दे करके, मतलब घंटों उनके भाषण चलते हैं और जो वो सत्र होता है सत्र का पूरा टाइम खा जाते हैं, यानी कि पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं और वो विधेयक जो है पारित नहीं हो पाता है। तो ये फिलिबस्टर इसको बोलते हैं और आजकल ये एक दोष के रूप में देखा जा रहा है इसको। तो आज प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि जब कोई विधेयक पारित करना ज़रूरी होता है या फिर उनको लगता है कि नहीं ये टाइम से पारित हो जाए, तो इसका एक समाधान, एक तोड़ निकाला गया है कि जो है एक समापन जो है व्यवस्था का इन्होंने वहाँ पर एक व्यवस्था की है समापन की, कि इसके माध्यम से कहते हैं कि जो है फिलिबस्टर, जो फिलिबस्टरिन पर रोक लगाया जा सकता है, जो फिलिबस्टर व्यवस्था है उस पर रोक लगाया जा सकता है। इस समापन के तहत, जो समापन व्यवस्था है इसके तहत क्या है, भाषण की समय सीमा तय कर दी जाती है और यह विधेयक पारित होने की समय सीमा तय कर दी जाती है। तो इसके क्या है, जब ये समय सीमा तय, या तो विधेयक की पारित होने की समय सीमा तय कर दी जाती है कि इतने समय के अंतर्गत ये विधेयक जो है, ये प्रस्ताव जो है पारित हो जाना चाहिए। तो अगर वो समय सीमा तय कर दी तब भी उनकी जो है ये जो असीमित बोलने का, फिलिबस्टर में होता क्या है, इनको इतना ज़्यादा बोलने का अधिकार मिल जाता है कि इन पे कितना भी बोले, अमर्यादित जो है भाषण का अधिकार मिल जाता है और ये लगातार कितना भी बोल सकते हैं। तो इस पर नियंत्रण हो जाता है किसके जो समापन व्यवस्था एक की गई है इसके तहत, या फिर जो है भाषण की समय सीमा तय कर दी जाती है कि नहीं आप इतने से ज़्यादा जो है अभी इस प्रस्ताव पर आप इतने समय से ज़्यादा भाषण नहीं दे सकते हैं। तो समापन के थ्रू जो है इस पे जो है थोड़ा सा नियंत्रण किया गया है, फिलिबस्टरिन पे नियंत्रण किया गया है। तो ये एक समाधान के रूप में आजकल इसको अपनाया जाता है। तो ये हो गई फिलिबस्टर। फिलिबस्टर क्या है, एक दोष के रूप में देखा जाता है मेनली, आपको अगर समझने वाली बात है तो। और इसमें क्या है, मेन बात जो है अमर्यादित बोलने की स्वतंत्रता जो है सीनेटर को प्राप्त होती है। उन पे कोई रोक नहीं होती कि वो कितने घंटे बोल सकते हैं, जितने भी घंटे वो बोलना चाहे बोल सकते हैं, उन पे कोई नियंत्रण नहीं होता है।
तो इसे फिलिबस्टर बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जो अमेरिकी सीनेट का सभापति होता है, ये कौन होता है? अमेरिकी सीनेट का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और वह राष्ट्रपति के सभी सामान्य कर्तव्यों का जो है पालन करता है। जो उपराष्ट्रपति होता है ये क्या होता है? सीनेट का सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ सभापति जो सीनेट के सभापति के जितने भी कर्तव्य होते हैं इनका सबका ये उन कर्तव्यों को करता है। यानी कि अपनी ड्यूटी जो होती है, सभापति की जो ड्यूटीज़ होती हैं उन सभी ड्यूटीज़ को ये करता है। लेकिन इस क्षेत्र में क्या है, उसकी शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से कम है। जो सभापति है, उपराष्ट्रपति है, जो कि पदेन सभापति है सीनेट का भी, तो ये क्या है कि इसकी शक्तियाँ कम होती हैं। कहाँ से? प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष जो होता है, तो उससे जो है प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से सभापति की शक्तियाँ जो है कम होती हैं। और सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है, यानी कि एक और अध्यक्ष ये चुन सकते हैं। वह क्या होता है कि जो बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है या बहुमत दल का नेता होता है, तो उसको भी ये लोग चुन सकते हैं। और जो उपराष्ट्र अनुपस्थित होगा तो उस समय जो है सदन की बैठकों की अध्यक्षता वही करेगा, मनोनीत सदस्य जो होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। तो इसे सामयिक अध्यक्ष कहते हैं, सामयिक अध्यक्ष कहते हैं, और ये बहुमत दल का नेता होता है। तो इसको ये लोग चुन लेते हैं। और जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है उस समय में जो सदन सीनेट की बैठक होती हैं उनकी अध्यक्षता इसी सामयिक अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ये हो गया जो कि अध्यक्षता, यानी कि सीनेट की अध्यक्षता कौन कैसे करता है उस पर हो गया। सभापति करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, अदरवाइज जो अनुपस्थित है तो सामयिक अध्यक्ष चुन करके ये रखते हैं जो कि बहुमत दल का नेता होता है। तो उसे जो है ये अनुपस्थिति में, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये जो है अध्यक्षता करता है। आगे क्या है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ देख लेते हैं हम सीनेट की। अमेरिकी सीनेट को कार्यपालिका शक्तियाँ पर्याप्त सीमा तक हैं, काफ़ी इनको मिली हुई हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ हैं इनमें संधि अनुमोदन और नियुक्ति संबंधित शक्तियाँ उल्लेखनीय हैं। और जो राष्ट्रपति पदाधिकारियों की नियुक्त करता है और राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुमोदन सीनेट 2/3 बहुमत द्वारा होना आवश्यक है। जब तक सीनेट 2/3 बहुमत से किसी भी नियुक्ति को या किसी भी संधि को ये बहुमत नहीं दे देती, 2/3 बहुमत द्वारा इसको पारित नहीं कर देती है, सहमति नहीं दे देती है, तब तक ये जो है इसको नियुक्तियां जो है वैध नहीं मानी जाएंगी। ये 2/3 बहुमत द्वारा सहमति देना आवश्यक है सीनेट के द्वारा। इसी और ये जो है राष्ट्रपति क्या करता है, यहाँ जो अमेरिकी राष्ट्रपति होता है वो 2 स्तर पे जो है नियुक्तियाँ करता है, जो राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन करता है, जैसे कि ये राजदूत हो गए, मंत्रिमंडल, जो विभिन्न देशों में राजदूत जाते हैं उनकी मंत्रिमंडल हो गई उसकी। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनकी जो है नियुक्तियाँ करता है। लेकिन राज्य स्तर पर कौन सी नियुक्तियाँ करता है, जैसे संघीय न्यायालय हो गए, संघीय बैंक हो गए, ये जो है नियुक्तियाँ जितनी की जाती हैं इन सब में सीनेट के समर्थन आवश्यक है। और जो ये राज्य स्तर की जो ये नियुक्तियाँ होती हैं इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य के सीनेटर से पूर्व में ही बातचीत करके उनको विश्वास में ले लेता है। यानी कि जो जिस राज्य से संबंधित वो नियुक्तियाँ हैं, राज्य स्तर की नियुक्तियों में जिस राज्य से संबंधित वो नियुक्तियाँ हैं, तो उस राज्य के जो संबंधित सीनेटर हैं उनसे पूर्व में ही बातचीत राष्ट्रपति कर लेता है और उनको विश्वास में ले लेता है। और उनकी बातचीत को ध्यान में रख करके तभी वो नियुक्तियाँ करता है। और फिर जो है ये सीनेटर उनको उस नियुक्तियों को समर्थन दे देते हैं, यानी कि अपना अनुमोदन दे देते हैं। और क्योंकि जब ये नियुक्तियाँ कर देता है तो ये जो है नियुक्त सीनेटर के सामने रखे जाते हैं। जो नियुक्तियाँ होती हैं सीनेटर के सामने रखी जाती हैं, जैसे नाम चूज कर दिए तो सीनेटर के सामने गया ये प्रस्ताव, तो सीनेटर जो है पहले ही उनको विश्वास में ले लिया जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही नियुक्तियाँ जो उनके सहमत से बातचीत के द्वारा ही नियुक्तियाँ डिसाइड होती हैं। तो सीनेटर का जो है वहाँ अनुसमर्थन मिल जाता है।
इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि विदेशों से जो संधि समझौते होते हैं वो तब लागू होते हैं जब सीनेट से अनुसमर्थन प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 1917 में वुड्रो विल्सन द्वारा वर्साई की संधि की गई और अमेरिकी सीनेट इस संधि को अमेरिकी सीनेट ने इस संधि को सहमत नहीं दी, इसलिए अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिकी सीनेट की स्वीकृति है, समर्थन है, ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी संधि को या किसी भी नियुक्ति को लागू करने के लिए, मतलब उसको वैधानिक रूप देने के लिए कितना ये जरूरी है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि बिल क्लिंटन ने क्या किया था 1995 में CTBT संधि पर दुनिया के अधिकतर देशों से हस्ताक्षर करवा लिए। कूटनीति के थ्रू जो है ज़्यादातर देशों ने CTBT पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन जब ये संधि सीनेट के सामने रखी गई तो सीनेट ने इनकार कर दिया, इसको नहीं पास किया। तो ये भी आप देख सकते हैं। और अगला क्या हो सकता है कि अगर हम कार्यपालिका की शक्तियाँ देखते हैं तो इसमें जो है युद्ध से संबंधित भी इसकी, युद्ध घोषणा से संबंधित भी इसकी शक्तियाँ हैं। युद्ध घोषणा में जो है अमेरिकी सीनेट क्या होता है, प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा का जो है करती है या अनुसमर्थन करती है, या युद्ध घोषणा में इसका जो है बहुत रोल है। प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर के युद्ध की घोषणा करने में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। तो ये सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के साथ मिलकर के सीनेट जो है यूज करता है। न्यायिक क्षेत्र में भी बहुत सारी जो है इसकी शक्तियाँ हैं। न्यायिक शक्तियाँ हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं कानून निर्माण संबंधी जो इनकी शक्तियाँ हैं। तो सीनेट जो अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है और सीनेट राष्ट्रीय कानून को निर्मित करने में किसी प्रकार से प्रतिनिधि सभा से कम नहीं है। कोई भी विधेयक जो है तभी पारित किया जा सकता है जब दोनों सदन उस विधेयक पर पूर्ण बहुमत के साथ पारित कर दें। और इस मामले में जो है जैसे वित्त विधेयक है, इस पर भी इसको काफ़ी ज़्यादा अधिक इसको राइट है, काफ़ी ज़्यादा इसको शक्ति मिली है वित्त विधेयक पर। दूसरे सदन को जो है सामान्यतः वित्त विधेयक पर कोई खास अधिकार नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो है सीनेट को वित्त विधेयक पर भी जो है काफ़ी शक्तियाँ प्रदान हैं। वित्त विधेयक भी जो है पूर्ण बहुमत से यहाँ से भी पारित होना चाहिए, सीनेट से भी पारित होना चाहिए, और ये इसमें कटौती कर सकती है और भी जो है चीज़ें इसमें कर सकती है। तो यहाँ से भी जो है पारित होना ज़रूरी है। तो अगर इस मामले में देखें कि वित्त विधेयक के मामले में क्या जो है सीनेट कैसी है, तो सीनेट को जो है अलग से मतलब ज़्यादा अधिकार मिले हैं। जैसे अपेक्षाकृत दुनिया की जो दूसरे सदन हैं, दुनिया के जो द्वितीय सदन हैं, तो वहाँ से सीनेट को ज़्यादा जो है अधिकार मिले हैं। वैसे भी इसको जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है सीनेट को। इसको अधिकारी इतने दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो ये हो गया कानून निर्माण संबंधी। इसमें मतलब कोई भी विधेयक दोनों सदन के पूर्ण बहुमत से अलग अलग, जब दोनों सदन उस विधेयक को पूर्ण बहुमत के साथ पारित कर देंगे तभी पारित माना जाएगा। जबकि इंडिया वगैरह में क्या है, वित्त विधेयक के मामले में कुछ दूसरे कानून हो जाते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर दोनों को जो है प्रतिनिधि सभा को और सीनेट को जो है विधेयक पारित करने में दोनों को समान शक्तियाँ मिली हुई हैं। सीनेट की न्यायिक शक्तियाँ क्या कह रही हैं कि सीनेट में क्या होता है कि अमेरिकी सीनेट को न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्यों प्राप्त हैं कि जो पदाधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग लगाए जाते हैं। अगर कोई पदाधिकारी जो है देशद्रोह करता है, रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, या कोई और गंभीर अपराध करता है, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, तो ऐसे में क्या होता है, उनके ऊपर महाभियोग लगा करके उनको पद मुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। जो ये अभियोग लगाने का कार्य है ये प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या होता है जी, जब प्रतिनिधि सभा आरोप लगा देती है तो सीनेट महाभियोग की जांच जो है न्यायालय की हैसियत से करेगी। इसको जो है न्यायिक शक्तियाँ भी इसीलिए कहते हैं कि इसको जो है न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। सीनेट क्या करती है उस समय न्यायिक हैसियत से क्या करती है कि
न्यायालय की हैसियत से इस पे काम करती है। जब सीनेट न्यायालय की हैसियत से कार्य करती है तब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उस समय इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो संघीय न्यायालय का न्यायाधीश होता है। और अगर जो है ये सीनेट को मतलब ऐसा पाती है कि सीनेट में भी ये प्रस्ताव पारित हो जाता है कि हाँ जो आरोप लगाए गए हैं वो सही सिद्ध हो जाते हैं, तो सीनेट जो है इनके सीनेट में भी उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाता है। जो पदाधिकारी के प्रति महाभियोग प्रक्रिया चल रही है तो वहाँ भी प्रस्ताव उसके खिलाफ जो है पारित कर दिया जाता है और उस अधिकारी को जो है अपना पद त्यागना पड़ता है। ऐसे पदाधिकारियों में कौन कौन आता है? जैसे सीनेट, ये राष्ट्रपति आ गए, उपराष्ट्रपति आ गए, और जितने भी असैनिक अधिकारी हैं ये सभी क्या होते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ? प्रतिनिधि सभा के द्वारा शुरू किया जाएगा, लेकिन जो है जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होगी तो सीनेट जो है न्यायालय की हैसियत से उसकी सुनवाई करेगी। और अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा संघीय न्यायालय का न्यायाधीश। ये 2-3 चीज़ें इसमें मेन पॉइंट हैं जो याद रखने के योग्य हैं, ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला क्या है। अब निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ भी होती हैं सीनेट के पास। जो सीनेट क्या है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए चुनावों की मतगणना का कार्य सीनेट द्वारा ही किया जाता है। और अगर किसी समय क्या होता है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उम्मीदवारों में किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो सीनेट उस समय क्या करती है? जो सर्वाधिक प्राप्त प्रथम 2 उम्मीदवार होते हैं, सर्वाधिक मत प्राप्त जिनको हुआ होता है 2 उम्मीदवार, उनमें से ये एक को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुन लेती है। तो सीनेट क्यों चुनती है? क्योंकि सीनेट जो है उपराष्ट्रपति को इसलिए चुनती है क्योंकि वो क्या होता है कि पदेन सभापति भी तो होता है, सीनेट का ही होता है ना। तो ये अधिकार जो है सीनेट को दिया गया है कि अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो जो 2 प्रथम सर्वाधिक मत पाए हुए उम्मीदवार हैं उनमें से एक को वो उपराष्ट्रपति चुन ले। जबकि ऐसा ही कुछ अधिकार प्रतिनिधि सभा को दिया गया है राष्ट्रपति के मामले में। अगर राष्ट्रपति कोई जो है स्पष्ट बहुमत लेकर के नहीं जीत रहा है तो प्रथम 3 उम्मीदवारों में से जो कि सर्वाधिक मत पाए हुए हों तो उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा द्वारा चुन लिया जाता है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति के मामले में शक्ति किसको है? प्रतिनिधि सभा को है। और उपराष्ट्रपति के मामले में ये शक्ति जो है सीनेट को दी गई है। और उपराष्ट्रीय में प्रथम 2 उम्मीदवार लिए जाएंगे और जबकि राष्ट्रपति के मामले में प्रथम 3 उम्मीदवार लिए जाएंगे। ये कुछ जो है डिफरेंसेस हैं। तो ये इनकी निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ भी हो गई। अभी हम आगे देखते हैं और क्या है जो सीनेट की शक्तियों को बढ़ाता है। संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ जो है ये भी सीनेट के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि संशोधन संबंधी शक्तियाँ क्या क्या हैं तो अमेरिकी सीनेट को संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा के समान ही प्राप्त हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ऊपर नीचे प्राप्त हैं। जो प्रतिनिधि सभा है उसके समान ही इस दोनों की मतलब प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों की शक्तियाँ संविधान में संशोधन करने के लिए समान है। आगे देखते हैं अन्वेषण की शक्ति। अब ये अन्वेषण क्या है? अन्वेषण होता है कि कोई जांच करना, कुछ अगर गड़बड़ हो रही है तो वहाँ पर उसको जांच करना और पता लगाना, प्रकाश में तथ्यों को लाना। जो अन्वेषण की शक्ति है इस शक्ति के तहत क्या करती है कि जो सीनेट है ये जो विभिन्न विभाग हैं तो इनके कामकाज की जांच करती है और जो प्रशासनिक विभाग है इन पर नियंत्रण स्थापित करती है, करने की कोशिश करती है। क्यों? इनके कामकाज की जांच करके और इनको क्या है कि इनको इनके दायित्वों के प्रति सतर्क बना करके। और सीनेट इन जांच के लिए जो इन अन्वेषण के मतलब ये जांच करने के लिए क्या करती है? भिन्न कई तरह की समितियों की व्यवस्था करती है, गठन करती है। और इस अन्वेषण की शक्ति के परिणाम स्वरूप ही क्या कि 1924 में 3 मंत्रियों को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। कब? 1924 में, क्योंकि कुछ जांच हुई थी, सीनेट के द्वारा कुछ जांच करवाई गई थी, उसमें ये दोषी पाए गए थे तो इनको जो है पदमुक्त जो है त्यागपत्र देना पड़ा था, अपने पदों को छोड़ना पड़ा था। और
ऐसे ही एक केस और होता है 1973 में का वाटरगेट कांड में भी। ऐसे ही वाटरगेट कांड भी प्रकाश में आया था कब? 1973 में। इस प्रकार सीनेट क्या करती है कि अपनी जो है अन्वेषण की शक्ति का उपयोग करते हुए ये जितने भी विभाग होते हैं इनकी जांच करके इनके ऊपर एक तो ये नियंत्रण बना के रखती है, और दूसरा क्या काम करती है कि उनको इनके दायित्वों के प्रति सतर्क बनाती है। दोनों काम करती है। और जो अगर वहाँ पर घपले हो रहे हैं, कुछ ऐसे भ्रष्टाचार है, रिश्वत ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको प्रकाश में लाती है ताकि जो है भ्रष्टाचार पर रोकथाम लग सके। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करती है, सीनेट के द्वारा किया जाता है। देखते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि अमेरिकी सीनेट में सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण अथवा अमेरिकी सीनेट का महत्व। तो इनको अगर हम बात करें कि अमेरिकी सीनेट इतनी शक्तिशाली क्यों है, तो इसके कुछ 2-4 पॉइंट बहुत ही मेन है कि ये इतनी शक्तिशाली क्यों है। एक तो इसका सबसे पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष निर्वाचन। जो 17वें संविधान संशोधन के द्वारा सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो है व्यवस्था कर दी गई, और इससे जो है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होने लगा। तो ये जनशक्ति इनके पास रहती है कि इनके पास जो सीनेटर होते हैं इनके पास जनशक्ति होती है। तो ये इनकी एक शक्ति का प्रमुख कारण है। दूसरा क्या है? योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों का मंच। ये क्या होता है कि जो सीनेट में है योग्य व्यक्ति होते हैं, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं वो सीनेट में आते हैं। और ये क्या होते हैं? प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी होते हैं, जो इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी काम किया होता है, काफ़ी फेमस होते हैं। वो जो है चुन कर के आते हैं, क्योंकि पूरे राज्य से सिर्फ 2 व्यक्ति चुने जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बहुत फेमस होगा, जो बहुत योग्य होगा, जो बहुत अनुभवी होगा, तो वो पूरी जनता जो है उसी को चुन करके भेजेगी। और इनकी जो है प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं उनसे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग उसमें होते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हैं, क्योंकि ये पूरे राज्य को जो क्या है रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्य राज्य के किसी मतलब एक जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई या किसी एक थोड़े से क्षेत्र को जैसा भी वहाँ का राज्य होगा, किसी एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि ये 2 जो सीनेटर होते हैं वो पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी इस हालत में भी काफ़ी इनकी जो है पोजीशन स्ट्रांग होती है। तो अगर किसी पूरे राज्य से 2 व्यक्ति आ रहे हैं चुन करके, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही अनुभवी होंगे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ होंगे, इतनी प्रसिद्धि होगी उनकी कि उनको जनता जानती होगी। और तीसरा क्या है? आकार व रचना। सीनेट का आकार क्या है? जो है प्रतिनिधि सभा के अपेक्षाकृत ये छोटा है। और प्रतिनिधि सभा में कितने सदस्य होते हैं? 435 सदस्य होते हैं। और सीनेट में मात्र 100 सदस्य होते हैं। और जो है हर एक सदस्य इसमें क्या है, इसका हर एक सदस्य महत्वपूर्ण होता है। और इनमें जो है कन्वर्जेशन और जो सारी सहमति है वो सब बड़े आराम से बन जाती है, क्योंकि इनका जो है ये क्या होता है, नंबर ऑफ सदस्य यहाँ पर कम होते हैं। चौथा क्या है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली का अभाव। अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसलिए प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं होता है। जबकि मंत्रिमंडलात्मक जो प्रणाली होती है, इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस कारण कांग्रेस के प्रथम सदन की तुलना में कांग्रेस का द्वितीय सदन जो है, जिसको हम सीनेट बोलते हैं, ये शक्तिशाली हो जाती है। अगला क्या है? सीनेट में वाद विवाद की स्वतंत्रता। तो जो है सीनेट में ये भी है कि वाद विवाद की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे हमने पहले जिक्र किया ही फिलिबस्टर प्रणाली का, व्यवस्था का, जो कि सीनेटर को अमर्यादित बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो जैसे कि इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। और लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो सीनेटर होते हैं उनको पूरा बोलने की स्वतंत्रता मिलती है। वो अपने विचारों को उन्मुक्त होकर के वहाँ पर पूरे ढंग से अच्छे से रख सकते हैं। और सदस्यों की संख्या अधिक न होने के कारण यहाँ पर एक ये भी कारण है कि यहाँ पर सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होती है, तो लोगों को बोलने का मौका ज़्यादा मिलता है। जाहिर सी बात है, जब कम लोग होंगे
तो वो उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बात है कि सीनेट में जो है वाद विवाद की बहुत स्वतंत्रता रहती है, तो इसलिए भी जो है लोग सीनेट का सदस्य बनना पसंद करते हैं, और सीनेट वहाँ का शक्तिशाली सदन है, इसलिए भी जो राजनीतिज्ञ हैं वो सीनेट का सदस्य बनना पसंद करते हैं। तो ये कुछ हो गए कि अमेरिकी सीनेट का जो महत्व इतना है, ये क्यों इतना शक्तिशाली है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए, महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अब हम सीनेट की विशेष शक्तियों की बात करेंगे कि सीनेट की जो विशेष शक्तियाँ हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की निरंकुशता को रोकने का काम करती है। विशेष शक्तियों में क्या करती है, ये राष्ट्रपति की निरंकुशता को रोकने का काम करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर राष्ट्रपति कोई संधि करके आ गया है, जैसे कि सीटीबीटी हो गया, तो ये सब चीज़ें जो कर लिया, करने के बाद भी अगर सीनेट की सहमति नहीं मिली तो ये लागू नहीं हो पाई। तो अगर राष्ट्रपति निरंकुश है, अपनी निरंकुशता में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, निरंकुश होकर के, तो सीनेट उस पर रोक लगाती है, उसको जो है अपनी मनमानी नहीं करने देती। एक तो ये विशेष शक्तियों में ये हो गया। दूसरा क्या है, सीनेट न्यायिक क्षेत्र में भी एक प्रमुख जांच निकाय का कार्य करती है। जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली थी इसकी, कि जो है न्यायालय की हैसियत से ये काम करने लग जाती है जब किसी पर महाभियोग चलाया जाता है। तो एक तो ये इसकी दूसरी जो है विशेष शक्तियों में ये आ जाता है। और क्या है, जांच पड़ताल काफ़ी जो है, ये सीनेट क्या है, जब ये अन्वेषण की शक्ति के थ्रू ये जांच पड़ताल करती है, जो विभिन्न विभाग होते हैं, प्रशासनिक विभाग होते हैं, उनकी जांच पड़ताल करती है, और इसकी जांच पड़ताल बहुत ही जो है डेप्थ में होती है। तो ये सब चीज़ें इसकी, ये भी एक विशेष शक्ति में आ जाती है। दूसरा, महाभियोग सुनने और उससे अंतिम निर्णय किसका होता है, सीनेट का ही होता है। अंतिम निर्णय, महाभियोग का जो आरोप लगाया गया है उस पर सुनवाई करने का, उसको सुनने का, और उसके बाद उस पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार इसी के पास है। तो ये कुछ विशेष शक्तियाँ हो जाती सीनेट की। और जो है सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन, इस पे हम बात कर लेते हैं। अमेरिकी सीनेट के शक्तिशाली होने में जो सीनेट की विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि ये छठा पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा विस्तार में यहाँ पर लिख दिया है। पॉइंट आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और सातवां भी काफ़ी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है सीनेट के जो सीनेट है उसके शक्तिशाली बनाने में। तो इसमें क्या है, जो विश्व के अन्य उच्च सदन होते हैं उनके विपरीत क्या होता है कि सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। जैसे कि आपने यहाँ इंडिया में भी देख लो कि राज्यसभा का निर्वाचन कैसे अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि जो राज्य विधानमंडलें होती हैं वो उनको निर्वाचित करके राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा में भेजती हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी पहले ये व्यवस्था थी, लेकिन 17th जो संशोधन हुआ उसके द्वारा इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन कर दिया गया। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है जनता करती है, तो जनशक्ति इनके पास होती है, यानी कि ये जनता के बीच में फेमस होते हैं और जनता के चहेते होते हैं, तभी पूरे राज्य से 2 व्यक्ति निकल करके सीनेट में पहुँचते हैं। तो जनशक्ति इनके पास होती है, इससे भी सीनेट की जो है स्थिति स्ट्रांग होती है। और इन सदस्यों का दृष्टिकोण प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की अपेक्षा विस्तृत होता है। क्यों विस्तृत होता है? क्योंकि ये सदस्य जो है पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 सदस्य आ रहे हैं और पूरे राज्य को वो जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जबकि जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वो किसी एक क्षेत्र को करते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि सभा में अकॉर्डिंग टू क्या हो जनसंख्या के अनुसार वहाँ पर प्रतिनिधि पहुँचते हैं जो प्रतिनिधि सभा में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 2 सदस्य पहुँचते हैं पूरे राज्य से और वो पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो है महत्व यहाँ पर बहुत, इनका दृष्टिकोण बड़ा होता है और इनका जो है एक कहते हैं ना फेम ये सब इनका बड़ा होता है और इनका दृष्टिकोण भी काफ़ी विस्तृत होता है उसकी अपेक्षाकृत, जो प्रतिनिधि सभा है उसकी अपेक्षाकृत। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रतिनिधि सभा को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अब हम देखेंगे अमेरिकी सीनेट का महत्व और भूमिका। इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। जो ये अमेरिकी जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत कुछ ध्यान में रख कर के अमेरिकी सीनेट को इतनी शक्तियाँ प्रदान की और इस पर
जो है कुछ जो है राजनीतिज्ञ इस पर टिप्पणी करते हैं, जैसे कि ग्लेडस्टोन क्या बोलते हैं कि आधुनिक राजनीति में जितने भी सदन हुए हैं, सीनेट उनमें सबसे अद्भुत है। तो ये जो है एक ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पीजीटी लेवल पे ये दिया जा सकता है। आगे आगे हेनरी मैन क्या बोलते हैं, जब से आधुनिक लोकतंत्र का स्वर चढ़ा है तब से जितनी भी संस्थाओं का निर्माण हुआ है उनमें यही केवल एकमात्र पूर्ण संस्था रही है। ये क्या कौन कह रहा है? हेनरी मैन द्वारा कहा जा रहा है इसको, और ग्लेडस्टोन द्वारा कहा गया है कि आधुनिक राजनीति में जितने भी सदन हुए हैं, सीनेट उनमें सबसे अद्भुत है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गए इसके महत्व और भूमिका। अगर हम आलोचना की बात करें तो कोई भी चीज़ कितनी भी शक्तिशाली हो, कितनी भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन आलोचना किसी न किसी पॉइंट पर उसकी आलोचना भी होती है। तो अगर हम आलोचना के उससे देखें तो आप ऐसे इसको ओरली सुन लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता हो जाए। तो सीनेट विश्व के अन्य द्वितीय सदनों की अपेक्षा बहुत अधिक समय नष्ट करती है, क्योंकि यहाँ फिलिबस्टरिंग का जो है एक व्यवस्था काम करती है। दूसरा क्या है, फिलिबस्टरिंग, ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया, इस पर आलोचना होती है। और दूसरा क्या है कि सीनेट की कार्यवाही का एक आधार है लॉ रोलिंग पद्धति, तो पारस्परिक सहयोग का एक ये भ्रष्ट साधन है। तो ये दूसरा हो गया। और नियुक्तियों के संबंध में सीनेट के प्रति शिष्टाचार की व्यवस्था अत्यंत दूषित और भ्रष्ट राजनीति की जनक है। जो सीनेट के प्रति शिष्टाचार, जो सीनेट कर्टेसी जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है कि नियुक्तियों में जो है सीनेट की सहमत होनी चाहिए। ये जो चीज़ें, इसे सीनेट कर्टेसी के नाम से जाना जाता है। इसको भी जो है आलोचक इसकी आलोचना करते हैं कि ये क्या है, भ्रष्ट राजनीति की जनक है। यानी कि इससे जो है भ्रष्ट राजनीति को क्या मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ से भ्रष्ट राजनीति पनपेगी, ऐसा इनका मानना है। आगे है जो अगला पॉइंट है, तो सीनेट की शासन के प्रति या प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त होना भी किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है। यानी कि जो इतनी उसको ये प्रशासनिक के प्रति इसका उत्तरदायित्व तो है नहीं, तो उसे जो है इतनी महत्वपूर्ण शक्तियाँ क्यों प्रदान की गई हैं, आलोचक इस पर भी पॉइंट आउट करते हैं। और अगला क्या है कि सीनेट की अन्वेषण संबंधी शक्तियाँ कार्यवाही राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित होती हैं। वहाँ पर कि वो राजनीतिक राजनीति का जो है वहाँ पर बोलबाला होता है, या जो सीनेटर होते हैं जिस राजनीति से प्रभावित होते हैं, तो उसके पक्ष और विपक्ष में ये अपना फैसला करते हैं। तो ये जो जांच होती हैं, अन्वेषण होते हैं, ये कहते हैं कि राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित होते हैं, ऐसा आलोचक का मानना है। और सीनेट का संगठन ये बोलते हैं कि अप्रजातंत्रात्मक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सबको मतलब सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व एक समान कर दिया गया है, जबकि उसमें जो है जनसंख्या के आधार पर उनमें बहुत अंतर है। कहीं पर बहुत छोटा राज्य है, बहुत ही छोटा राज्य है, वहाँ से भी 2 प्रतिनिधि आ रहे हैं, और कहीं से इतना बड़ा राज्य कैलिफोर्निया वगैरह है, वहाँ से भी 2 ही आ रहे हैं। तो इसको अप्रजातंत्रात्मक व्यवस्था माना है किसने? आलोचकों ने। और अगला ये जो होता है, इनका पॉइंट होता है आलोचना करने का, ये कहते हैं कि कुलीन वर्ग से जो ज़्यादातर सदस्य सीनेट के सदस्य होते हैं, ये कुलीन वर्ग से आते हैं। और जो ये जनसाधारण होते हैं, जो कि मतलब थोड़ा सा निचले तबके के लोग होते हैं, उनकी अपेक्षाओं पे ये खरे नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी अपेक्षाएं क्या हो सकती हैं, उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, ये सब चीज़ें इनको पता ही नहीं होती हैं। तो ये कैसे उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएंगे, कैसे उनके अकॉर्डिंग मतलब है काम करेंगे, तो ये सब चीज़ें इनको पता ही नहीं होती हैं। अगला है कि सीनेट अपने अहम से वशीभूत होकर राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध करने और राष्ट्रपति को नीचा दिखाने का प्रयास करती रहती है। ये भी एक पॉइंट आउट किया जा रहा है। और कहते हैं कि राष्ट्रीय संकट की स्थिति में भी संकट में भी ऐसी स्थिति जो है बनी रहती है। तो ये कुछ जो है मेन पॉइंट हो गए जिससे कि सीनेट की आलोचना की जाती है। अदरवाइज़ देखें तो सीनेट बहुत शक्तिशाली सदन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन माना गया है, और इसका बहुत महत्व है। शक्ति एवं जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है और शक्ति को बैलेंस करने का जो है सिद्धांत है, दोनों को ये करने में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
क्योंकि अमेरिकी संविधान ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है और साथ में शक्ति संतुलन के सिद्धांत को भी इसने अपनाया है। तो इसमें जो है शक्ति संतुलन में ये जो सीनेट है इसका बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल ये निभाती है। तो ये कुछ बातें हो गई सीनेट के बारे में, और उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरीज जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो ये यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।